ये भी कर देंगे क्लियर हो। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष जैन हूँ। मैं जीआई कैंसर सर्जन हूँ दिल्ली BLK मैक्स हॉस्पिटल के अंदर। मैं वहाँ पे डायरेक्टर और यूनिट हेड हूँ जीआई कैंसर डिपार्टमेंट में। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो सभी तरीके के पेट से जुड़े कैंसर का सर्जिकल इलाज करना, यानी कि पेट से जुड़े कैंसर, यानी कि जैसे पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, लीवर, गॉल ब्लैडर या पैंक्रियास का कैंसर। इस तरीके के कैंसर्स जो हम देख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर और हमारे प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और काफ़ी पेशेंट्स जो हैं, अब जीआई कैंसर के पेशेंट्स जो हैं हमारी प्रैक्टिस के अंदर हम आपको दिखाने के लिए आते हैं। तो इस तरीके के कैंसर्स का हम स्पेशलाइज इलाज करते हैं। और जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन जो कारण है वो ये है कि जो हमने BLK मैक्स और किशोर हॉस्पिटल किच्छा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एक OPD सर्विसेज चालू करी हैं जीआई कैंसर और लीवर कैंसर्स के लिए, जो डॉक्टर राहुल किशोर एक बहुत ही प्रसिद्ध और माने हुए यहाँ पे लीवर विशेषज्ञ हैं, उनके सहयोग से हमने एक सैटेलाइट OPD चालू करी है इनके हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें हम महीने में एक बार आखिरी शनिवार को अपनी OPD सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हर तरीके का जो कैंसर रोगी है, पेट से जुड़ा जो कैंसर रोगी है, वो हमारे को आके दिखा सकता है और एक मशवरा ले सकता है। पहली कंसल्टेशन हमसे यहाँ पे ले सकता है कि किस तरीके का इलाज संभव है, क्या स्टेज है डिजीज की और क्या ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, क्या उसका इलाज यहीं किया जा सकता है या क्या उसको इलाज के लिए दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके की सर्विसेज जो हैं, सैटेलाइट सर्विसेज जो हैं, हमने सर के साथ मिलके सर के हॉस्पिटल किच्छा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शनिवार, हर आखिरी शनिवार को स्टार्ट करने का प्लान किया है। अब सर आपको बताएंगे। सर आपने एक बात कही कि जो गरीब लोग हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के ना डर जाए कि हम यहाँ इलाज कैसे कर पाएंगे। आपका कहना है इसलिए आप लोग ये सुविधा चालू कर रहे हैं। सर दूसरा ये है, आप गरीबों के लिए क्या फैसिलिटीज रखेंगे, उसमें क्या रियायत रखेंगे? दूसरा, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप खुल रहे हैं, उनके लिए धारणा बन चुकी है लूट का अड्डा है। कई बार सर के हॉस्पिटल में भी ऐसे आरोप लगे हैं। तो इस तरीके की धारणा किस तरीके से खत्म की जाए और जो डॉक्टर हैं, जो भगवान कहे जाते हैं, वो जो परंपरा है डॉक्टरों की वो बनी रहे, इसके लिए क्या कहेंगे आप? तो देखिए ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आपकी। इस तरीके की धारणा तो डेफिनेटली है, हम इससे इनकार नहीं करते कि जब मेडिकल इलाज जो है डे बाय डे जो है महंगा होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल इलाज केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है, वो सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। और एक आदमी जो परेशान होता है, कैंसर की बीमारी से जूझ रहा होता है और उसको ये दिखता है कि इसके इलाज के लिए काफ़ी पैसा मेरा लगने वाला है, तो डेफिनेटली उसको लगता है कि मैं कैसे इलाज करा पाऊंगा। पहला सवाल उसके दिमाग में आता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि क्या जो मुझे गाइडेंस मिली है, जो मुझे ट्रीटमेंट बताया गया है, क्या वो सही ट्रीटमेंट एडवाइस है या नहीं है। तो दो चीज़ें होती हैं। तो इसी पहली कंसल्टेशन जो होती है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई आदमी को कैंसर कोई डायग्नोस हुआ है और आप सोचिए कि अगर उसको पहली रिपोर्ट लेके दिल्ली आके दिखाना पड़ रहा है, तो पहले ही दिमाग से कंफ्यूज होगा कि मेरा इलाज कैसे होगा, कौन करेगा, कितना खर्च आ जाएगा। तो उसी चीज के लिए इस तरीके की OPDs रखी जाती हैं, जो उनके घर के एनवायरनमेंट के अंदर और घर के पास की बड़ी सुविधा के साथ उनको कंसल्टेशन OPDs प्रोवाइड की जाती हैं और वो बड़े कंफर्ट के साथ हमसे आके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप सोचिए कि सारा वहाँ का काम छोड़ के हम एक दिन यहाँ पे आएंगे और जैसे उन पेशेंट्स के साथ हम जितना भी समय चाहें वो हम उसके साथ बिता सकते हैं। वो चाहेंगे 10 मिनट बात करनी है, 15 मिनट बात करनी है, सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि इसका क्या उचित इलाज है। तो आई थिंक कि इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं वो एक कम्युनिटी के अंदर बहुत हेल्पफुल होती हैं कि हम जो पेशेंट को जो गाइडेंस है वो उनको कंफ्यूज ना करके बल्कि एक तरीके से उनको इलाज बताएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए हर आदमी के पास हमारे सोसाइटी के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है
और बहुत सारे कोई पैनल नहीं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कई सारे पैनल्स होते हैं, गवर्नमेंट पैनल्स होते हैं जिसके अंदर पेशेंट इलाज करा सकता है, बट कई बार पैनल भी नहीं होता, इंश्योरेंस भी नहीं होती और पेशेंट फाइनेंशियली भी इतना समर्थ नहीं होता कि हम पूरा इलाज करा पाए। तो उस तरीके के लिए मैंने आपको बताया कि कई बार पेशेंट की कंडीशन जान के हमें ये लगता है कि इस पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो हम अपने तरीके से उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दूसरे डॉक्टर से कनेक्ट कराया जाए, कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कनेक्ट कराया जाए, कुछ इलाज हम करें, कुछ इलाज कोई और करे, कुछ सोसाइटी में हो। इस तरीके से मरीज की हेल्प की जाती है। और बहुत बार जो है हॉस्पिटल के अंदर उसके कंडीशन को समझ के बहुत रियायतें दी जाती हैं हॉस्पिटल के थ्रू की, ताकि कुछ उसका पूरी तरीके से इलाज जो है पॉसिबल कराया जा सके, रादर देन कि हम उसको सोचें कि आपका इलाज तो हो सकता है लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो ये मानना बिल्कुल गलत है। और कैंसर के पेशेंट्स के अंदर हमें पता है कि इलाज लंबा होता है, कॉस्टली होता है। कई बार इलाज इतना सिंपल होता है कि एक सिंपल सर्जरी से उसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाता है और आगे कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडिएशन थेरेपी नहीं, लेकिन जस्ट पेशेंट इलाज इसलिए नहीं करा पा रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, गाइडेंस ही नहीं है कि इसका इलाज पॉसिबल है। तो कैंसर वर्ड सुनते ही जो है वो घबरा गया और बिल्कुल उसने इलाज करने से मना कर दिया। तो बहुत सारे मरीज इस तरीके के हमारे को मिलते हैं जो स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर के अंदर पकड़े जाते हैं। उसके अंदर सिंगल मोडेलिटी इलाज है कि सिंपल सर्जरी हुई और मरीज जो है पूरी लाइफ लॉन्ग पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो ये हमारा मेन मकसद है इस ओपीडीज का। सर, आयुर्वेद कहता है कि मानव शरीर में कोशिकाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं खान पान के हिसाब से, और एलोपैथी में केवल ऑपरेशन है या कीमोथेरेपी जो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। क्या जिस प्रकार से आयुर्वेद कहता है कि खान पान से और जड़ी बूटियों से और लाइफ स्टाइल को चेंज करने से कैंसर को जो हराया जा सकता है, क्या वो दावे सही है? केवल डायग्नोस होने पर कभी ऑपरेशन और कीमोथेरेपी ही एक सिंगल जो है इसका सोल्यूशन है? तो देखिए, एक चीज होती है प्रिवेंशन, मतलब कि कैंसर ना होने दिया जाए। तो आयुर्वेद का जो मेन बेनिफिट है वो प्रिवेंशन में, कि हम अच्छा लाइफस्टाइल लेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे और जो है अच्छी चीजें खाएंगे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहेंगे। तो जो गाइडेंस एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में दी जाती है उससे प्रिवेंशन कर सकते हो आप कैंसर की। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, देखिए जैसे एक सज्जन ने पूछा कि क्या सारे कैंसर लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि मरीज हमारे पास आते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हैं, फिर भी हमारे को कैंसर हो गया, इसका कारण बताओ। तो हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं उसमें, और उसमें पता चलता है कि ये तो हेरिडिटरी कैंसर है, इनके पूर्वजों को भी था, इनके फादर को भी था, इनके ग्रैंडफादर को भी था, तो वहां से वो जीन्स चले आ रहे हैं। तो उसमें मरीज की क्या गलती है, आप समझिए। तो जैसे किसी को कैंसर हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट जो है वो जैसे पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक ट्रीटमेंट चल रहा है वैसे ही करा जाना चाहिए हिंदुस्तान में भी। अगर हम कहें कि विदाउट एनी एविडेंस, इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि आप साइंटिफिक तरीके से इलाज कर रहे हैं उसका। अगर हम कहें विदाउट एनी एविडेंस कि कोई स्टडीज पब्लिश नहीं, कुछ नहीं, और पेशेंट को एक बीमारी पता चल गई, हमें पता चल गया स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर है, ये पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, और हम उसको गुमराह कर दें कि नहीं आपका इलाज जो है दूसरे तरीके से करेंगे जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो वो एक गलत चीज है। और उसको खत्म करने के लिए केवल डॉक्टर नहीं बल्कि आप लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। हाँ, यस, कैंसर प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा रोल है बाकी ऑल्टरनेट मेडिसिन का, जो एक लाइफस्टाइल को ठीक करता है पेशेंट के, और उससे कैंसर से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। जैसे आपने कहा कि दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें, अभी लगभग 8-10 साल पहले एक बर्ड फ्लू बीमारी आई थी, तो इंडोनेशिया और ईस्ट एशिया में खासतौर से हुई थी। लेकिन जो ये सब कॉन्टिनेंटल है, जिसमें भारत भी आता है, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह आते हैं, यहाँ पे देखा गया कि चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, हर भोजन में मसालों की बहुतायत होती है, चाहे वो हल्दी हो, धनिया हो, जो भी है। तो यहाँ पे उसका इफेक्ट कम हुआ था। बाकी देशों में उबला हुआ इस प्रकार से खाते हैं, हम लोग मसाले में निर्भर रहते हैं, वेज और नॉन वेज। क्या ये सिद्ध नहीं करता कि यहाँ का खान पान जो है और दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे हल्दी कोई खाना नहीं है, जड़ी बूटी है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, हाँ, तो इम्यून सिस्टम जो होता है वो केवल आप कह रहे हैं कि जड़ी बूटियां या मसालों से नहीं बनता, वो हमारे एनवायरमेंटल एक्सपोजर में भी है।
आप जितना यहाँ पे एक्सपोजर होता है आपको कीटाणु का, हर आदमी साल में 3 या 4 बार फ्लू का इन्फेक्शन हो जाता है हर आदमी। अगर आप बाहर जाएंगे किसी आदमी को ऐसे चलते फिरते फ्लू का इन्फेक्शन नहीं है, तो जितना एक्सपोजर हमें बचपन से हो रहा है वो हमारी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो एक्सपोजर भी है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्लोज कम्युनिटीज़ में हम रहते हैं, ठीक है। और यहाँ तो उस तरीके के जो जितने एक्सपोजर्स हमारे को बचपन से मिलते जाते हैं उससे भी हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। और जो बर्ड फ्लू के सिम्टम्स हैं वो एक नॉर्मल खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स होते हैं 99% केसेस में, तो जो आदमी वैसे ही इग्नोर कर देता है। जब वो टेस्ट ही नहीं कराएगा तो पता क्या चलेगा कि बर्ड फ्लू है या नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें जो है वो अलग है। तो उसमें क्या हम एक चीज़ से केवल रिलेट नहीं करना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे समझ के बियॉन्ड है। कि वायरल की श्रेणी में आएगा या खाली किसी बॉडी में कैंसर डेवलप हो गया तो उसका जूता नहीं खाना या उसको नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग रोज कैंसर के मरीज के साथ ही बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, उनके साथ कॉफी पीते हैं, और जब वो ठीक होते हैं तो उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। आप समझिए कि कैंसर की बीमारी जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है। हर एक आज के टाइम पे अगर आप आपके भी कई सारे रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे, और आप यूजुअली रोज सुनते होंगे कि इसके परिवार में इसको कैंसर हो गया, इसके परिवार में उसको कैंसर हो गया। तो कैंसर का मरीज जो है बल्कि उसको और ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है फैमिली के अंदर, और प्यार से रखने की जरूरत है, क्योंकि उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है अगर हम उसको और आइसोलेट कर दें। इसी तरीके की छुआछूत की बीमारी नहीं है ये, इसको हमें बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। केवल ऑपरेशन ही इसका ट्रीटमेंट है या क्लिनिकली भी आप इसको? क्लिनिकली पहले हम डायग्नोज करते हैं, इमेजेस कराते हैं, सीटी कराते हैं, MRI कराते हैं या पेट स्कैन कराते हैं, वो हमारी जजमेंट में होता है, और हम ये पता लगाते हैं कि क्या स्टेज है। सर्जरी जो देखा गया है वो मुख्य रूप में एक सेंट्रल ट्रीटमेंट है, सबसे मेन ट्रीटमेंट है। लेकिन आज के टाइम पे जैसे मैंने बताया साइंटिफिक एविडेंस ये है कि पहले सर्जन ये डिसाइड करे कि मेरी सर्जरी करके डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। तो जैसे अगर हम कुछ कैंसर देखते हैं वो स्टेज 3 में देखते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहले उसको कीमोथेरेपी देके श्रिंक किया जाए, फिर सर्जरी करें तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो उस तरीके स्टेज वाइज ट्रीटमेंट डिसाइडेड है, सारी गाइडलाइंस हैं इस पे, और वो गाइडलाइंस हर साल चेंज होती हैं। हर साल हमें नई कॉन्फ्रेंसेस में जाके और सारे पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं और सारी गाइडलाइंस को अपने प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, और वो हर साल चेंज होती हैं चीजें। सर राहुल जी क्या कुछ कहेंगे, आज आपके साथ जो है टाइप हुआ है इनका, और जो मरीज हैं कैंसर के वो दिन भर में कितने आते होंगे और किस तरीके से जो है आप समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, मैं चूंकि आप ही के क्षेत्र में रहता हूँ, तो डॉक्टर साहब तो बाहर वहाँ से आए हैं दिल्ली से, तो चूंकि मेरा पैदाइश भी यहीं की है, तो मुझे और आप लोग भी हैं यहाँ पे, तो हमारे जो क्षेत्र है ये काफी कुछ हद तक लिवर से और पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुनने में भी आया होगा, यहाँ पे लिवर कैंसर यानी कि लिवर कैंसर का मुख्यतः कारण जो है काला पीलिया हेपेटाइटिस बी और सी का मुख्यतः कारण है। और पेट का जैसा अभी आपने बताया कि हम लोगों का खान पीन की वजह से, मसाले और सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज हमारा ये जो तराई बेल्ट है ये पूरा हर तबके का और हर समाज का है यहाँ पे इंसान, तो उसमें जो है पेट की संबंधित जितनी, आंतों की संबंधित जितनी दिक्कतें हैं और जो पेनक्रियाज से संबंधित है, ये सब खान पीन से रिलेटेड कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के जो हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं, जो मैंने पिछले 20 सालों में, मेरे को 20 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए रुद्रपुर में किच्छा में, तो अमूमन कैंसर के रोगी बहुत सारे मैंने पकड़े हैं जो कि शुरुआती अवस्था में थे। कुछ कैंसर ऐसे निकल के आए जो बिल्कुल एंड स्टेज में। तो आप मान के चलिए हर 100 में से या 150 में से 200 में से करीब करीब एक मरीज कैंसर का मैंने डायग्नोज किया है, और वो मुख्यतः या तो पेट का कैंसर निकल के आया है, या फूड पाइप का निकल के आया है, या लीवर का HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा निकल के आता है, या कई बार पेनक्रियाज का कैंसर। बहुत इस पिछले 2 सालों में मैंने पेनक्रियाज के कैंसर बहुत डायग्नोज किए हैं, और उसमें काफी कुछ। आज ही सुबह एक पेशेंट आया था, डॉक्टर को दिखवाया था, उसमें लिवर की दिक्कत थी। तो ऐसे ही हमारे क्षेत्र में जो मैंने देखने में आया है कि लिवर, पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, खाने की नली, आहार नली, इन सब के कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा खान पीन का योगदान भी है, और कुछ हमारे जो परहेज नहीं रख पाते, और प्लस कुछ हमारे वायरस होते हैं जो कि लिवर को नुकसान करते हैं। ये मुख्यतः कारण है। दोस्तों, कहा जाता है तराई का पानी कच्चा पानी है,
क्या यहाँ का पानी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लीवर संबंधी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, जहाँ तक खान पान ही है, मसाले खान पान भी है, पानी का जो मतलब है वो लीवर से मतलब है। तो लीवर जो है 2 तरह की बीमारी होती है, एक होता है ब्लड बॉर्न, एक होता है नॉन ब्लड बॉर्न। ब्लड बॉर्न मतलब जो ब्लड से फैलने वाली बीमारी होती है, यानी कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, उसका पानी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बाकी जो पीलिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई और भी प्रकार के जो पीलिया होते हैं वो दूषित पानी से और दूषित खाने से फैलते हैं। तो डॉक्टर साहब, मसाले वाली सब्जी खानी चाहिए या कम मसाले वाली सब्जी खानी चाहिए? अब ये तो देखिए एक बहुत कॉमन सी बात है, बहुत ही आम इंसान को पता ही है कि कम मसाले वाली चीजें, कम तली हुई चीजें, मसाले वाली चीजों का उपयोग करना चाहिए। इन सब का ज्यादा सेवन, कभी कभार सेवन अलग बात है, लेकिन इनका जब अत्यधिक मात्रा में होता है, आजकल के जो हमारा सिस्टम चला हुआ है फास्ट फूड का, जो आजकल के हमारे युवक है, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो ये जो भी मतलब फास्ट फूड्स वगैरह खाते हैं, तो वो बहुत उनके हैबिट में ही है कि दिन में 1 बार या 2 मील तो खाना ही खाना है। तो उसका कहीं ना कहीं असर तो आएगा। भाई अगर अमृत भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, सेवन कर लेंगे, तो भी तो उसका नुकसान होगा ना। अत्यधिक मात्रा किसी भी चीज की हानिकारक होती है। मिलेट्स की क्या भूमिका देखते हैं आप ह्यूमन बॉडी में? जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मिलेट्स को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल साइंटिफिक है और मिलेट्स को प्रमोट करना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैक्स के साथ आप जो ये सहयोग मिल रहा है, तो आपने ओपीडी की बात की, अगर उपचार कराना हो फिर उसको कैसे, क्या आगे में उसके लिए भी है, जैसे अभी आपने बताया कि गरीब इंसान के लिए क्या है। अब एक आम नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे रुद्रपुर क्षेत्र में, हमारे तराई एरिया में अगर कोई परेशान है, अब जैसे डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की बात आई, तो आधी आदमी का दिमाग ही आउट हो जाता है कि अब मैं करूं क्या। कोई हर आदमी राय देने वाला बनता है कि ये कर लो, वहां दिखा लो, वो कर लो, वो कर लो। उस चक्कर में उसका चीजें समय निकल जाता है और चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। तो उस चीज को देखते हुए डॉक्टर मनीष जैन जी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से हम यहाँ पे मरीज को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट उसका जो एक आधा स्ट्रेस जो है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां कौन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे कौन कैटर करेगा, यहाँ पे आकर के वो एक अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में वो डॉक्टर साहब से 1 to 1 बात कर सकते हैं। अब रही बात बीमारी की, तो बीमारी की जैसे डॉक्टर साहब ने बताया किस अवस्था में है, हम यहाँ पे हम डायग्नोस कर पाएंगे उसको कि किस अवस्था में है, क्या क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या क्या उसका इलाज जांचें हो सकती हैं, वो सब वर्कअप हम यहाँ पे इस एरिया में हम यहाँ पे कर सकते हैं किशोर हॉस्पिटल में। अब आगे रही बात इलाज की, तो कुछ ट्रीटमेंट यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन सारा इलाज यहाँ संभव नहीं है, बिकॉज उसके लिए कुछ बड़ी मशीनें और कुछ बड़ा सेटअप चाहिए होता है। वो चीज के लिए तो फिर डॉक्टर साहब फिर वहाँ पे BL के अमूमन सारे हॉस्पिटलों में कैंसर के कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब बैठते तो होंगे, ओपीडी भी चलते हुए, आपके पास जो मरीज है वो आए हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि उनको कम खर्चे में जो है आपकी सुविधा भी मिले, ओपीडी में अच्छी जो है सलाह मिले और जो है किशोर हॉस्पिटल वो? हाँ, उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कुछ चीजें गवर्नमेंट के माध्यम से और कुछ जो पैनल्स होते हैं और जैसे कुछ टेस्ट वगैरह है, जैसे CT स्कैन है, वो हमारे जिला अस्पताल में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और कुछ PET स्कैन भी जल्दी शुरू होने वाला है। धामी जी ने भी बताया था कि हल्द्वानी में हो जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं जहाँ पेशेंट का फाइनेंशियल बर्डन हम कम कर पाएंगे, वो पूरा भरसक प्रयास करेंगे। जिले में कहाँ से ज्यादा पेशेंट हो रहे हैं वो सामने आए? बाजपुर, दिनेशपुर, आपका ये बरा की तरफ, सितारगंज, अमरिया, पीलीभीत और एक अफजलगढ़ जगह पड़ती है, वहां से जसपुर के पास, वहां से बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनमें ये बीमारियां देखने को ज्यादा मिली। सर, जिस प्रकार से आज ये प्रेस वार्ता में आपको कहेंगे डॉक्टर मनीष की जो है ओपीडी शुरू होने वाली है, डॉक्टर राहुल किशोर भी ब्रांड हेड डॉक्टर माने जाते हैं किशोर हॉस्पिटल। ये बताइए कि ओपीडी से आगे जो आपको बताया कि दिल्ली के चक्कर ना लग रहे हैं, तो किशोर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी कब से प्रोवाइड करने का प्लान है या खाली ये भी ओपीडी चलती रहेगी? बिल्कुल आगे का प्लान है और हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के, लेकिन एक आप लोगों के माध्यम से बस लोगों को, जनता को जागरूक करने का मतलब ये है। आप भी देखिए कि डॉक्टर साहब अपना वहां से काम छोड़ करके एक दिन के लिए यहाँ आए हैं। अगर डॉक्टर को पेशेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो उत्साह जो है वो कम हो जाता है।
अब उत्साह कम हो जाएगा तो फिर आने का मन भी नहीं करेगा। अरे अब मेरे पास यहाँ पे मैं पूरा दिन छोड़ करके पूरा ट्रैवल करके डॉक्टर कोई इंसान ही है, अब यहाँ आया, यहाँ पे आकर के अगर उसको मरीजों से मुखातिब नहीं हो पा रहे, मरीज से बात नहीं हो पा रही है या मरीज नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर वो उत्साह कम हो जाता है। तो आपके माध्यम से यही क्षेत्र की जनता को उत्साह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग घबराएं नहीं, कैंसर रोग का भी इलाज संभव है और भविष्य में हम इसको आगे प्लान कर सकते हैं। केवल ओपीडी नहीं, और भी इसको हम जहां पे मैक्सिमम पेशेंट को बेस्ट एफर्ट दे करके जो उनको फायदा दे पाएगा। कितना टाइम बाद कितने टाइम बाद आपके फैसिलिटी सर्जिकल की उपलब्ध हो जाएगी? मैं वादा तो नहीं करता हूं, कोशिश करता हूं कि अगर साल भर में अगर हम इस चीज को क्रियान्वित कर पाए तो। सर आपने बताया दर्शकों को बचाव कि कैसे करा जाए, थोड़ा बताइए दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको मरीजों को कैसे बचाव करा जाए, आगे कैसे बच सकते हैं बीमारी से, इसके बारे में। सर इसी से संबंधित मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बताया कमरिया हो गई, अफजलगढ़ हो गई, यहाँ आपकी टीम के द्वारा क्या सार्वजनिक रूप से कैंप लगाकर उनको सलाह दी जाएगी? आज तो आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, लेकिन क्या पता सार्वजनिक तौर पर कैंप लगाए तो लोगों को हो सकता है ज्यादा उनको आपके हॉस्पिटल आके भी बातचीत कर सकते हैं, वहां भी बातचीत कर सकते हैं, तो ऐसा होता है? तो एक बहुत अच्छा प्लान है और एक बहुत अच्छा आइडिया भी है, और इस तरीके के कैंप्स हम रूटीनली करते हैं। अगर हम कहें कि ये पहली बार नहीं, बट कम्युनिटी में हम जब देखते हैं कि एक शहर से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे लोकल हॉस्पिटल्स जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके हम, तभी हमने सर को भी इन्वाइट किया कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसका मकसद ही यही होता है कि जब कि जो लोकल यहाँ पे जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज़्यादा आइडिया है कि कहाँ पे ज़्यादा मरीज को कहाँ से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, और इस तरीके की जो सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं या कोई आपने हेल्थ कैंप किया फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके या म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जिसमें एक हम कोशिश करते हैं कि ना केवल कैंसर का करें बट एक रूटीन टाइप का चेकअप करें, जिसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट को नहीं पता है कि मुझे कैंसर है, बट सिम्टम्स ऐसे होंगे जो हम सिम्टम्स को एनालाइज करके बता देंगे कि तुम्हारे को कैंसर है या नहीं है, या कोई और बीमारी तो नहीं है, जिसके लिए आप ये इलाज चालू कर दीजिए। तो इस तरीके का इनिशिएटिव डेफिनेटली हम लेते हैं, और लगभग समझ लीजिए कि अगर आप BLK मैक्स हॉस्पिटल की देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट हर महीने 5 से 7 कैंप्स, कम्युनिटी बेस्ड कैंप्स जो हैं चलते रहते हैं कहीं ना कहीं पे। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि सॉरी, जैसे कैंसर जो डेवलप होता है, आपने बताया खान पान है, लाइफ स्टाइल है, जेनेटिक है, तो मेरा सवाल यह है कि एक हेल्दी मैन जैसे डायबिटीज के लिए टाइम टू टाइम अपना बीपी के आदमी मेडिकल टेस्ट कराता है, तो एक हेल्दी मैन कैंसर ना हो तो उसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट ऐसा आप रिकमेंड करें? देखिए, एक सिंगल टेस्ट ये आपको नहीं बता पाएगा कि कैंसर बॉडी में है या नहीं। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स। एक आपको मैं जैसे सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, 10 साल 20 साल से दवाई चल रही है डायबिटीज की और डायबिटीज कंट्रोल्ड है। अब अचानक से ऐसा होने लगा कि डायबिटीज जो है अनकंट्रोल होने लग गई, मेडिसिन को चेंज करने की नौबत आ रही है, ठीक है, इंसुलिन पे आ गया है पेशेंट, भूख खत्म हो रही है, ठीक है, तो ये बहुत इनिशियल सिम्टम होगा कि पैंक्रियाज में कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके के सिम्टम जब हमारे पास पेशेंट कब आता है, जब उसको जॉन्डिस हो जाती है, जब इलिया की नली जो पैंक्रियाज के थ्रू जाती है वो ब्लॉक हो गई। लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो 2 महीना पहले उनकी डायबिटीज की हिस्ट्री मिलती है कि 2 महीना पहले डायबिटीज की समस्या जो है बिगड़ने लग गई थी, 2 महीने पहले हमारी मेडिसिन जो है बढ़ने लग गई थी। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हम हिस्ट्री में पूछते हैं तो रिट्रोस्पेक्ट में हमें पता चलता है कि 2 महीने पहले शुरुआत हो गई थी, पहला सिम्टम 2 महीने पहले आ गया था। और जैसे सर ने बताया कि अर्ली इस तरीके की सैटेलाइट ओपीडीज का एक सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जो आप ये डिले होता है उसको आप रोक देते हैं। एक लीड टाइम होता है हर एक कैंसर को डायग्नोज करा और ट्रीटमेंट कब किया। आज आपने पकड़ा कैंसर और उसका ट्रीटमेंट अगर 3 महीने बाद करेंगे तो वो स्टेज 1 से लेकर 3rd में पहुंच जाएगा, और आज आपने पकड़ा और आज ही इलाज कर दिया तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। तो ये चीजें जो हैं, जैसे सपोज कोई सर के पास पेशेंट आते हैं, जो हम सर के साथ बैठते हैं ओपीडी के अंदर, तो एक सलाह मशवरा होता है, वो पूछते हैं हमसे कि एक बार आप भी देख लीजिए इस पेशेंट को। तो कई बार वो चीजें जो हैं डिस्कशन से बहुत सामने आती हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अलग है, सर का एक्सपीरियंस अलग।
दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो चीज़ें जो हैं कई बार जो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती, और एक सिंपल सा टेस्ट हमने रिकमेंड कर दिया जो यही हो सकता है और उससे पता चल गया अरे इसको तो ये बीमारी थी। ऐसे ऐसे कैंसर होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो जिनके कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते, और वो अगर आप इनिशियल स्टेज को पकड़ लें तो वो पूरी तरीके से ट्रीटेबल है। सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। कोई मिडिल एज में आदमी है और उसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो पहला सिम्टम क्या आएगा कि जैसे सुबह से शाम तक वो अपने ऑफिस जाता है बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अब क्या थकान होने लग जाती है, शाम को थक जाता है, हर रोज ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी ड्रेन हो गई। तो शुरुआत में क्या करेगा, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएगा, आएगा 10 ग्राम % हीमोग्लोबिन आया। एक आदमी का हीमोग्लोबिन जो है 13-14 ग्राम कम से कम होना चाहिए। तो 10 ग्राम पे क्या होगा, उसको कोई आयरन की टैबलेट्स लिख दी जाएंगी, कई बार आयरन इन्फ्यूजन दे दिया जाएगा, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल जाते हैं पेशेंट को। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ब्लड जो है एक मिडिल एज आदमी के अंदर, औरतों के अंदर कम होने का कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि उनको रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन कभी कभी कम हो जाता है। लेकिन आदमी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, तो सबसे पहला टेस्ट कोलोनोस्कोपी करते हैं हम लोग, या पर्जिया एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करिए, उसका पेट में कोई अल्सर है या बड़ी आंत के अंदर कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके ब्लड निकल रहा है। और ऐसे हम कम से कम साल के अंदर 15 से 20 पेशेंट पकड़ते हैं जो 6 महीने से आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं, या आयरन इन्फ्यूजन ले रहे हैं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, और एनीमिया के लिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप समझिए कि हमारे को अवेयरनेस ये बढ़ानी है कि कैसे इनिशियल सिम्टम को पकड़ें। और कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा है कि इतना एडवांस हो गया है आज के टाइम पे कि पूरी तरीके से पेशेंट जो है क्योरेबल है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में कोई कीमोथेरेपी देने की जरूरत नहीं। थर्ड स्टेज के अंदर हम सर्जरी करते हैं और उसके बाद कीमो देते हैं 6 महीना, और पेशेंट बिल्कुल सही रहते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर हम ट्रीटमेंट पहले बोलते थे फोर्थ स्टेज हो गया कोलोन कैंसर, खत्म है आदमी, उसका नाम मत दो, हॉस्पिटल मत भेजो। फोर्थ स्टेज के पेशेंट 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जो पूरा उनके अंदर ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया, इवन सर्जरी भी कर सकते हैं हम कई पेशेंट्स के अंदर। 40% पेशेंट आज के टाइम पे 6 साल गुजारते हैं। आप समझिए कि हमारे को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि किस एज में हम पेशेंट को देख रहे हैं। एक 80-85 साल के आदमी को अगर हम देख रहे हैं स्टेज 4 कैंसर है, तो मैं उसको इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं एडवाइस करूंगा। एक अगर मिडिल एज में एक मेरे पास आदमी आ गया जो एक मिडिल एज फैमिली का, एक उसकी फैमिली लाइफ ऐसी है कि बच्चे अभी 8वीं-9वीं क्लास के अंदर है, तो मेरी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कैसे इसकी मदद करूं। अगर ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती तो इसकी लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाया जाए, ताकि इसके जरूरी जो चीजें हैं, वो फैमिली कमिटमेंट्स हैं, वो सारी कंप्लीट की जाए। क्योंकि हमें पता है कि साइंस के हिसाब से ही हम चल सकते हैं। स्टेज 4 कैंसर के अंदर हम पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत बार हम उसको लाइफ स्पैन इतना ज्यादा दे देते हैं कि वो एक कंफर्टेबल स्टेज में आ जाता है। ठीक है, और ये इलाज ऐसा नहीं है कि हर बार इतने कॉस्टली है कि उसका इलाज संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत मानना है। बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड चालू करे हैं, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पे आने का ये है कि हम एक गाइडेंस प्रोवाइड करें कि ये इलाज होगा, ये इलाज यहाँ पे भी पॉसिबल, यहाँ पे भी पॉसिबल। आज भी सर के ओपीडी में मैंने एक पेशेंट देखा जिनका इलाज हमें पता है कि हमारे को, मैंने उनको ये बोला कि ये टेस्ट आप यहीं से कराओ, फिर आप मुझसे बात करना, हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। ऐसा नहीं कि हम नहीं इलाज कर सकते तो कोई नहीं इलाज कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरीके की विचार से यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट करने का एम नहीं है। मेन है कि पेशेंट को सही गाइडेंस प्रोवाइड करें कि आगे क्या एम, आगे क्या इलाज होना चाहिए। कॉस्ट की बात करें डॉक्टर साहब, तो स्टेज बाई अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में जो डायग्नोस होती है प्रॉब्लम, उसका कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट जो है ना वेरी करती है, आप वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती है। कोई ऐसा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कैंसर अलग है, हर एक शरीर, हर एक अंग का कैंसर अलग है, किस तरीके से उसका इलाज करना है, हर एक हॉस्पिटल में वेरी करेगी। स्टेट अगर आप दिल्ली से मुंबई को कंपेयर करेंगे, मुंबई में यहाँ से कॉस्ट 3 गुना ज्यादा है। आप समझिए बात, क्योंकि कॉस्ट जो है ना बहुत चीजों पर फैक्टर डिपेंड करती है। तो शरीर के किस भाग का कैंसर है इस पर भी डिपेंड करता है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे ब्रेन का ग्लायोमा, कोई ब्रेन है ट्यूमर जो बाहर की तरफ है, वो बहुत इजीली निकाल लिया जाता है। कई बार पेंक्रियाज का होता है, वो बहुत जटिल ऑपरेशन होता है, विपल्स ऑपरेशन बोलते हैं। तो हर चीजों का अलग हो रहता है। इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं जो 9-9, 10-10 घंटे के ऑपरेशन होते हैं, तो देख के समझ आती है कि क्या करना है इसके लिए। ओपीडी सेवा का क्या दिन रखा गया, कब से कब तक आप ओपीडी सेवाएं जो है हर महीने आखिरी शनिवार को सर किशोर हॉस्पिटल इच्छा के अंदर वो उपलब्ध रही, और लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास मैं यहाँ पे पहुँच पाता हूँ। उसके बाद वो आफ्टरनून तक
2 घंटे कम से कम ओपीडी, 2-2.5 घंटे कम से कम ओपीडी रहेगी। ठीक है, ओके। आप लोगों के माध्यम से बस संदेश यही कहलवाना था।